अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द डेड विच इज़ द शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस। ठीक है जी। तो द डेड को, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कोई भी शॉर्ट स्टोरी, नॉवल या कोई भी टॉपिक कराने से पहले सबसे पहले उसके राइटर के बारे में बताती हूँ, या जिसने भी उस कॉन्सेप्ट को, उस पोएम को, उस नॉवल को या फिर उस शॉर्ट स्टोरी को लिखा हो उसके बारे में बताती हूँ। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले द डेड शॉर्ट स्टोरी को करने से के लिए हमें जेम्स जॉयस के बारे में पता होना ज़रूरी है कि जेम्स जॉयस कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी टेक्निक्स क्या थी यूज़ करने की, किसी भी काम को आगे लेके जाने की। फिर हमें द डेड को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आते कि शॉर्ट स्टोरी द डेड क्या चीज़ है। ठीक है जी। सो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। द डेड बाय जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस 1882 में पैदा हुए थे एंड 1941 में उनकी डेथ हो गई थी। बेसिकली ही वॉज एन आयरिश नॉवेलिस्ट, पोइट एंड मॉडर्निस्ट एवंटगार्ड ऑफ द 20th सेंचुरी। एवंटगार्ड क्या होता है जी? ऐसा नया एक्सपेरिमेंट और आइडिया इंट्रोड्यूस करवाना अपनी लिटरेरी फील्ड के अंदर, उसको कहेंगे, उस इंसान को हम लोग एवंटगार्ड कहेंगे। और जेम्स जॉयस ने ऐसे बहुत से काम किए हैं, जैसे कि उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत आगे लेके आया था, वो लेके आया था जी एपिफैनी को बहुत आगे लेके आया था। तो ये ऐसे काम हैं जो इसने बहुत ज़्यादा किए हैं अपनी नॉवेल्स के अंदर, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर। दैट्स वाई हम लोग इसको एवंटगार्ड ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को। फिर अब इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात आ जाती है तो यूलिसिस जो था, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था 1922 में जो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन भी इसका बहुत फेमस वर्क है जो कि 1916 में आया था। फिनिगन्स वेक जो 1939 में आया था वो भी इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन ऑफ डबलिनर्स। डबलिनर्स की जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है जो कि पब्लिश हुई थी 1914 में, जो इसके आगे से जिसका एक इसके कलेक्शन का ही पार्ट है जो हमने आज शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, द डेड। ठीक है जी, ये इसका इम्पोर्टेंट वर्क है और द डेड शॉर्ट स्टोरी भी जेम्स जॉयस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इसका कंसीडर किया जाता है जेम्स जॉयस का। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल टीचर्स दिखाता है। जेम्स जॉयस ज़्यादातर जो भी लिखता है, जिस तरह क्या उसने अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में भी अपने ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर उसके कैरेक्टर्स जिनसे वो मिला हुआ है वो बताए थे, और अपनी ज़िंदगी पर जो बीती हुई थी उसने वो बताया था। इसीलिए इससे साबित होता है कि उसने बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल टचेस अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने पोइट्री के अंदर या फिर अपने शॉर्ट स्टोरीज के अंदर दिखाए हैं। ऑटोबायोग्राफिकल उनको कहते हैं चीज़ें जो राइटर अपनी खुद की, अपनी आप बीती जो होती है वो शो करवाता है। ठीक है, अपनी राइटिंग के अंदर, इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ कि जो हमारे पास जेम्स जॉयस है उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं अपनी राइटिंग के अंदर और उन किस वजह से वो फेमस है। अब मैं एक एक करके हर टेक्निक का नाम लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले हमारी आ जाती है जी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं जी स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को, ऐसा दरिया जो कि थॉट्स का दरिया होता है। स्ट्रीम का मतलब तो आप समझते हैं ना, ऐसी नदी को कहते हैं हम लोग। तो किस चीज़ का स्ट्रीम जी? थॉट्स का, कि हमारी सोचों का, कि क्या क्या सोच इंसान के जहन में आते हैं। अब आप द डेड पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी पढ़ने के बाद कि जी किस तरह से उसने इस बारे में बात की है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। कि आप एग्जांपल ये ले लें कि एक टाइम पे बैठे हुए अगर हम लोग फॉर एग्जांपल किसी बाज़ार में गए हैं, बाज़ार में गए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को ये टेंशन है कि घर में क्या खाना पकड़ा होगा, या फिर उसके अलावा घर में बच्चे क्या कर रहे होंगे, काम वगैरह क्या हो रहा होगा, या फिर ये एज अ स्टूडेंट हमारे जहन में बात आती है कि हम लोगों ने, अगर हम बाज़ार में हैं तो अभी हमने घर जाके पढ़ना भी होगा। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ थाट्स है ना, ये जब इंसान के जहन में आते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है जी? एपिफैनी। एपिफैनी उसने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। एपिफैनी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द सडन रियलाइजेशन, इंसान को अचानक रियलाइज़ होना किसी भी चीज़ का। द डेड के अंदर लास्ट पर जो इसका मेन टॉपिक है वो इसी से
जुड़ा हुआ है एपिफेनी से, और एपिफेनी जो है इसी चीज़ को अच्छे तरीके से शो करती है, ठीक है, रियलाइजेशन को, कि किस तरह से इंसान रियलाइज़ करता है किसी चीज़ के बारे में। ओके, एपिफेनी का मतलब आपको समझ आती है कि अचानक हम लोगों को रियलाइज़ होना, कि हमें पहले पता होना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को पता चल जाना, सडन रियलाइजेशन होना, उसको कहते हैं जी हम लोग एपिफेनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म का तो आप सबको ही पता है, सिम्बोलिज़म के नाम से ही जाहिर है कि ये सिम्बल्स को शो करता है, ठीक है। लेकिन सिंबल को किस तरह से, कि वन थिंग स्टैंड्स फॉर एन अदर थिंग, ठीक है, कि मतलब हम लोग किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट देख के कोई भी सिंबल, कुछ भी हो सकता है, चेयर सिंबल हो सकती है, हेयर सिंबल हो सकता है, टेबल सिंबल हो सकता है, ट्री सिंबल हो सकता है, क्रो सिंबल हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ का सिंबल हो सकता है, ठीक है। अब रेड कलर किसी भी चीज़ को सिंबलाइज करता है, ब्लैक कलर कहते हैं जी अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से हर जो चीज़ है वो किसी ना किसी दूसरी चीज़ को सिंबलाइज करती है, इसको कहते हैं हम लोग सिम्बोलिज़म। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इमेजिज़म। इमेजिज़म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बैकग्राउंड के अंदर द डेड के, और उसके अलावा ये भी बताने के लिए कि इमेजिज़म बेसिकली होता क्या है। तो इमेजिज़म क्या होता है जी, इमेजिज़म बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को थ्रू राइटिंग, कि राइटर अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बताने के लिए, अपनी राइटिंग के ज़रिए वो एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज़ के इमेज को, और जब रीडर उसको पढ़ता है तो उसके ज़हन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है उस चीज़ के बारे में। इसको क्या कहते हैं जी हम लोग इमेजिज़म। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होंगी टेक्निक्स कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, एपिफेनी क्या होती है, सिम्बोलिज़म क्या होती है, और इमेजिज़म क्या होती है। जब आप लोगों को ये टेक्निक्स क्लियर होंगी ना, तो हम इंशाल्लाह आगे जो करेंगे वो सारी शॉर्ट स्टोरीज़ ही करेंगे कवर, ठीक है। तो जब आपको ये टेक्निक्स अभी पता चल जाएंगी ना, तो फिर आपके लिए बाकी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। टेक्निक्स के बारे में अब आप लोगों को पता चल गया। अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि इमेजिज़म का हमारे बैकग्राउंड के साथ भी बड़ा लिंक है, तो अब मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, बैकग्राउंड को बताती हूँ, फिर हम लोगों को समरी का अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो जी बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिकली इन 1912 द मूवमेंट ऑफ इमेजिज़म इज़ गोइंग थ्रू। मैंने कहा था ना इसका बहुत लिंक है आपस में। तो 1914 में आए थे हमारे पास जबरीनर्स की शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, जिसका है ये एक पार्ट द डेड, ठीक है। और 1912 के अंदर मूवमेंट चली थी इमेजिज़म की। दैट्स वाई जेम्स जॉयस की राइटिंग के अंदर हम लोगों को इमेजिज़म का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, और द डेड शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी। ठीक हो गया जी। अब इमेजिज़म मूवमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा राइटर्स इंक्लूड थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राइटर थे वो थे जी इज़रा पॉन्ड, हिल्डा डूलिटल और रिचर्ड एल्डिंगटन, ठीक है। ये राइटर्स आप नेम याद कर लेंगे। वैसे तो शॉर्ट स्टोरीज़ की ज़्यादातर थीम्स आते हैं, या फिर उसकी समरी के बारे में पूछ लिया जाता है, या इसमें द डेड में एपिफेनी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ये कह देते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। जब हम पढ़ते थे तब जब हम लोगों को शॉर्ट स्टोरी आई थी तो द डेड का आयरिश बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन किया गया था कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में ही क्यों ना वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी बैकग्राउंड को समझने के लिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड जब आपके सामने आ जाएगा तो आपने इसी तरह से शुरू करना है कि 1912 में चूँकि ये एक मूवमेंट चली थी इमेजिज़म के बारे में, जिसमें जी ये इज़रा पॉन्ड, हिल्डा डूलिटल और रिचर्ड एल्डिंगटन जो थे इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, इस वजह से उसकी राइटिंग के अंदर द डेड के अंदर भी हम लोगों को इमेजिज़म के कॉन्सेप्ट मिलते हैं। जब ये हो जाएगा फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बताना है कि उसमें कौन कौन से फ़िलासफ़र्स इंक्लूड थे इस टाइम पीरियड के दौरान आयरिश बैकग्राउंड में। तो फ्रेडरिक नीचे की फ़िलासफ़ी भी हम लोगों को देखने को मिलती है, जब उसने कहा था जी गॉड इज़ डेड। उसके अलावा जी कार्ल मार्क्स फ़िलासफ़ी, कार्ल मार्क्स को तो हर कोई जानता है, जिसने मार्क्सिज़म की फ़िलासफ़ी दी थी। और मार्क्सिज़म क्या थी, जिसमें क्लास स्ट्रगल के बारे में बात की थी, हैव और हैव नॉट के बारे में बात की थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे ना बात उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जेम्स जॉयस ने यूज़ किया है जी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। यही बात हम लोगों को बताने के लिए मैंने ये बताया कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये उसी टाइम पीरियड के दौरान सारी थ्योरीज आई हैं
इसीलिए इसका इमेजिज्म के साथ भी ताल्लुक़ है और इसके अलावा जो हमारा द डेड है शॉर्ट स्टोरी उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ है। तो जब आप अपने बैकग्राउंड के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए ये सारी बातें लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाती है द डेड इज़ अ फाइनल शॉर्ट स्टोरी इन द कलेक्शन ऑफ डबलिनर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये डबलिनर्स की कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो ये उसका एक फाइनल शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है द डेड, जो कि 1914 के अंदर आया था। जो स्टोरीज है ना डबलिनर्स की, टेक प्लेस ड्यूरिंग द राइज ऑफ आयरिश नेशनलिज्म। आयरिश नेशनलिज्म के दौरान जो हैं ये सारी आई हैं डबलिनर्स की स्टोरी। क्यों आई हैं जी? एट द टाइम आयरलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर था कौन सा जी? आयरलैंड। आयरलैंड काफ़ी अर्सा ब्रिटिशर्स के अंडर भी रहा है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर रहने की वजह से उनका जो ट्रेडिशन था, उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो सब कुछ मोल्ड हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो उस चेंजिंग को, उसके ट्रांजिशन को बताने के लिए जेम्स जॉयस ने हमारे सामने द डेड को शो किया है। इसकी क्रिटिकली जब हम एवेलुएट करेंगे हम समरी को, तो पता चल जाएगा कि इस बात का मकसद क्या था। समझ आ गई इतना आपको कि बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, उसके अलावा द डेड के बारे में जेम्स जॉयस ने क्या कहा था और उसकी टेक्निक्स क्या थी। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जिस समरी की क्रिटिकल एवेलुएशन के समरी को किस तरह से लेकर चलना है हम लोगों ने। ठीक है, अगर मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को समरी भी बता दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी सुनना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। आज का पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी, तो आप ये पार्ट 1 सुनिएगा और उसके बाद पार्ट 2 सुनिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से वीडियो क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।